अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूं इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। उसने जवाब दिया कि मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र ना कर सकेगा। मूसा ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी न डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उसने उसे मार डाला। ये सूरह कहफ की आयत नंबर 71 था 74 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया। और आज अखबार में बहुत सी अहम ही खबरें नहीं बल्कि गर्मा गर्म खबरें हैं, उनको शामिल किए लेते हैं नवाए वक्त टुडे में। मुनासिब कानून साजी की जाए, अफराद कंपनियों के नाम दिए जाएं वरना तहकीकात में बरसों लगेंगे। बेइख्तियार कमीशन से बदनामी होगी। चीफ जस्टिस, हुकूमती खत पर अमल दरामद से इनकार। टैक्स बचाने के लिए 33 साल पहले बरतानिया में ऑफशोर कंपनी बनाई इमरान। इंग्लैंड का शहरी थाना ये जुर्म है। ये आज की जो अहम खबरें हैं, ये दोनों खबरें अहम थीं। बहुत सी और भी अहम खबरें हैं, चीफ जस्टिस ही के हवाले से हैं और मैं उन्हें भी प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगी। लेकिन आज मैं बिला ताखीर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगी, बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अहम डिस्कशन है आज की पनामा लीक्स के हवाले से, जो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया और उसके बाद फिर अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है। वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे और बात करेंगे ये जो सूरत हाल बन रही है, आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत पर प्रेशर बिल्ट हो रहा है या कहीं ना कहीं ये कह देना अदालत की जानिब से बेहतर साबित हो गया, चीफ जस्टिस का बयान अच्छा साबित होगा हुकूमत के लिए? देखें, बात यह है कि अगर आप देखें तो अच्छा तो साबित नहीं होगा, इसलिए कि जो बातें अपोजिशन वाले कर रहे थे कि आपने 56 के एक्ट के तहत जो कमीशन बनाया है, वो तो एक महज एक इंक्वायरी, बड़ा नॉमिनल सा, बड़ा बेख्तियार सा, टूथलेस उसको कहा है चीफ जस्टिस ने। अपने जो लेटर लिखा है उन्होंने कहा है कि टूथलेस एक्ट 56 के तहत जो कमीशन बनेगा वो टूथलेस होगा और इस तरह के टूथलेस कमीशन जो है वो कोई बेहतरी पैदा नहीं करेंगे, कोई अच्छा नाम नहीं पैदा करेंगे, बल्कि क्रिएट करेंगे, इट विल क्रिएट बैड नेम। ये उनके अल्फाज हैं कि बैड, बुरा नाम, बदनामी का बाइस बनेगा। तो जाहिर है ये अपोजिशन पहले भी कह रही थी और गवर्नमेंट को उस वक्त सोचना चाहिए था। एक प्रेशर तो आया, जैसा कि अपोजिशन ने कहा कि जी ये तो चीफ जस्टिस का जो खत है ये हमारी इखलाकी फतह है। यूँ लगता है जैसे गवर्नमेंट कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ जा रही थी। अब ये महसूस होता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने दो पहलू हैं उन्होंने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस के। एक तो उन्होंने तनकीद का हदफ जो है वो बनाया है 56 के तहत, एक्ट के तहत बनने वाले कमीशन को कि जी ये मुनासिब नहीं है, ये बाख्तियार नहीं हो सकता जो 56 के एक्ट के तहत बने, बल्कि उसके लिए आप एक स्पेशल कानून साजी करें, जिस तरह की कि आपने जुडिशल कमीशन बनाया था इंतखाबात को जज करने के लिए, उस तरह की। दूसरा उन्होंने जो इसका पहलू है वो ये है कि अब आपके जो TORs हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाव है, उनका बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। आप बेहतर है कि कंपनीज के, अफराद के और ख़ानदानों के को नॉमिनेट करें इसमें कि जी फ़लाँ 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 को प्रॉप किया जाए। अगर आप इस तरह नेमलेस किस्म का भेजेंगे TOR के भी आप 47 से लेके, इसमें बरस लग जाएंगे जी हाँ। और फिर जाहिर है जुडिशल, आपको पता है कि जजेस की एक मुलाजमत की एक एज होती है, एक लिमिट होती है, तो कई जज आएंगे, फिर दोबारा से शुरू होगा, फिर वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन, वो जो जुडिशल कमीशन है वो जाहिर है टूटेगा, जज साहब रिटायर होंगे, फिर आएंगे। तो ये जो शायद गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि वो इस तरह का खत लिखेंगे और उसके जवाब में जो है वो एक गू की कैफियत पैदा हो जाएगी, जिस तरह के इंतखाबात के प्रॉप के हवाले से हुआ। लेकिन इस दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने किया ये है कि उन्होंने जवाबी खत लिख लिया, जो कि गालिबन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वो समझ रही थी कि शायद ये डोल ड्रम में पड़ा रहेगा, मामला लिंगर ऑन होता रहेगा और इस तरह चीज़ें जो हैं वो ट्यून डाउन होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। और मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को अब इस पे, एक तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट पे ये प्रेशर आएगा कि वो अब अपोजिशन की तरफ जाए।
और अपोजिशन जो है अगर वो स्ट्रीट पावर के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए, अब मैं पर्टिकुलर तहरीके इंसाफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी बहुत सारी मामलात में लीनियंट है, लेकिन इस मामले में बहरहाल पीछा पीपल्स पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ कि वो उनमें तकसीम है, कुछ लोग हॉक्स बने हुए हैं तो कुछ डव्स बने हुए हैं, कुछ जो है वो बहुत आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं समझ, आई थिंक इट्स माय परसेप्शन, और इस वजह से वो इसका फायदा जब अपोजिशन जो है वो सेम पेज पे ना हो, या अपोजिशन की मेन एक पार्टी सेम पेज पे ना हो उसकी लीडरशिप, तो उसका अल्टीमेटली उसका फायदा गवर्नमेंट को जाता है जो कि गवर्नमेंट उठा रही है। तो अब ये है कि तहरीके, और खतरा भी इस बात का ज्यादा तहरीके इंसाफ से है, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है अभी कि वो बहुत जो है कंट्री वाइड किस्म की कोई प्रोटेस्ट कर सके, रैलीज कर सके। तो ओपोजिशन जो है वो तहरीके इंसाफ जो है अपोजिशन में, वो मेरा ख्याल है कि उसके बहुत सारे फैसले इमरान खान साहब करते हैं, और जब वो एक फैसला करते हैं कि इस तरह जलसा होना चाहिए, जलसा मनसूख होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो इसलिए अब इस बात का भी इम्कान है, जैसा कि 20th को उन्होंने फैसलाबाद में दोबारा जलसा अनाउंस किया जो कि 8th को होना था, तो वो स्ट्रीट पावर को बढ़ाएं, लेकिन आगे जो है वो मौसम, हमारे सियासत पे मौसम भी असर करता है, और जो है वो दूसरा ये है कि रमजानुल मुबारक की आमद है, तो इसमें आमतौर पे इस तरह की जो शिद्दत के साथ जो प्रोटेस्ट हैं वो लॉन्च नहीं किए जा सकते। आपको पता है कि ये हमारी इबादत का महीना होता है मुसलमानों की, और हम लोग फिर गर्मी और फिर रमजानुल मुबारक की आमद, और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इन दोनों चीज़ों को भी मद्देनजर रखते हुए, तीसरी चीज़ पीपल्स पार्टी की जो सपोर्ट उनको मिल रही है उसके डिवीजन की वजह से, तो वो इसको लिंगर ऑन करके डिफ्यूज करना चाह रही थी। पार्लियामेंट के हवाले से जो बात की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का मंडे को पार्लियामेंट में जाना किस हद तक अहमियत का हामिल है? इमरान खान साहब खुद वहाँ पे मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी सारे अहम रहनुमा वहाँ पर मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का ये कहना है कि अगर मुझे ये यकीन दहानी कराई जाए कि शोर शराबा नहीं होगा, हंगामा नहीं होगा, तो वो आएंगे, और यही वजह थी कि वो पहले नहीं आए, और उन्होंने अब एतजाज हसन साहब का तो ये कहना है कि वो तकरीर लिख रहे हैं, उन्होंने 3 दिन का जो वक्त लिया वो रोज रात को रट्टा लगा के सोएंगे, ये कल की उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के कुछ खिलाफ बनती हुई, कोई घेरा तंग करती हुई दिखाई दे रही है, या फिर वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का बयान सही है कि सिर्फ मेरे से जाती अनाद है इनको? देखें, बात ये है कि वो हमारे, पहली बात ये है पार्लियामेंट की बात कर लें। सही, पार्लियामेंट में आपने देखा कि खुर्शीद शाह ने कल उन्हें यकीन दहानी कराई है कि जी कोई शोर शराबा नहीं होगा, आपकी इज्जत, एहतराम, आपकी रिस्पेक्ट का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। तो ऑपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह, बहरहाल अगरचे के तहरीके इंसाफ भी उनके साथ है, इमरान खान भी होंगे, लेकिन जो डेकोरम है पार्लियामेंट का, वो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद ऑपोजिशन लीडर बड़ा रिस्पेक्टेबल जॉब है, और वो वही कंडक्ट करेंगे, अपोजिशन के बिहेवियर को वही बताएंगे। तो इसलिए ये तो एक तरह की गारंटी है कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक हद से ज़्यादा जो है वो नहीं होगा सिलसिला। और दूसरा लाइन जो है वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी ड्रॉ कर चुके हैं कि जो चीज़ मैंने पार्लियामेंट को बतानी है वो पार्लियामेंट को बतानी है, जो कमीशन को बतानी है वो कमीशन को बतानी है। इसका मतलब ये है कि आप ये मुझसे एक्सपेक्ट ना करें कि मैं खुल के जो है वो आपने जो 7 क्वेश्चंस जो रखे हुए हैं मैं वो सबको इन डिटेल उसको बताऊंगा, बल्कि मैं अपने अंदाज में, जिस तरह उन्होंने खिताब भी किए हैं, 2 खिताब आपके सामने हैं पनामा लीक्स के बाद जो उनके ऑन एयर हुए पीटीवी पे, तो उस एतबार से बात करेंगे। अब ये बात है कि जी प्राइम मिनिस्टर का ये परसेप्शन कि आपने मुझे टारगेट किया हुआ। देखिए एहतसाब प्राइम मिनिस्टर बहुत मोहतरम है, मैं ये समझता हूँ कि वो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया परसेप्शन, मैं परसेप्शन इसलिए इस्तेमाल किया कि मैं ये समझता हूं कि देखें वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें वी मस्ट एक्सटेंड ऑल सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम। वो जैसा भी है, बाज लोगों को इलेक्शन पे इतराज है या कुछ है, जो भी है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। पहली बात ये है कि उनको जिस इदारे ने इलेक्ट किया है वो पार्लियामेंट है, उनका तो उनको तस्लीम करने में कोई दो राय नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे तस्लीम ही नहीं, मैं अर्ज करता हूँ ना, उनका ओढ़ना बिछोना होना चाहिए पार्लियामेंट। ये नहीं कि जो बातें पार्लियामेंट में करनी है, जो कमीशन की बजाय मैं तो कहता हूँ पार्लिमानी कमीशन बना। मैं तो आई एम द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। आपको पता है शुरू में से जो 1-2 लोग बात कर रहे थे उनमें मैं शामिल हूँ कि पार्लियामेंट को कमीशन बनाना चाहिए। आप किसी दूसरे इदारे को तकलीफ ही ना दें। एक तो ये कि इससे स्ट्रॉन्ग बिलीव आपका पार्लियामेंट पे होगा। दूसरी बात यह है कि ये एहतसाब है, फर्ज बिल्कुल सही है, 47 से होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का नुक्ता बिल्कुल सही है। कर्ज जो माफ़ कराए जिन्होंने इस मुल्क का पैसा हड़प किया, जिन्होंने सब कुछ, उन सब का एहतसाब होना है, लेकिन किसी एक से तो शुरू होना है।
तो प्राइम मिनिस्टर इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर जैसा कि बरतानिया में ये कहा जाता है, इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। बिल्कुल ठीक है। सब लोग बराबर होते हैं जमहूरियत में, लेकिन उनमें जो फर्स्ट होता है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो जो फर्स्ट अमंग द इक्वल है, जिसको ये प्रिविलेज है, उसको फिर एहतसाब के लिए भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स होना चाहिए। सही, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ, मेरी इसमें ये नहीं है कि हम कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ है या हम अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं या उस तरह। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप सही हैं तो एक तो आपको टूथलेस कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि आपको कहना चाहिए ओके आप शुरू करें, मुझसे करें, लेकिन मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब सबका एहतसाब होगा। बड़ी अच्छी मिसाल का है, और सबके लिए मैं सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ। देखिए हमारी जो मजहब की दीन की जो रवायात है वो भी कुछ इस तरह की हैं कि सबसे पहले जो हुक्मरान तो नहीं, मैं खलीफा कहूँगा क्योंकि नायब होते थे, और वो सबसे पहले अपने आप को पेश करते थे। तो हम इतनी बड़ी वो तो नहीं एक्सपेक्ट करते आजकल के आम पॉलिटिशियन से, लेकिन फिर भी हमें उनकी तकलीद करनी चाहिए। तो मैं एक तो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरा डेमोक्रेसी में भी मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर इज supposed to be, is considered to be the first among the equals। तो जो फर्स्ट अमंग द इक्वल है उसको, अगर प्रिविलेजेस में फर्स्ट अमंग द इक्वल है तो उसको अकाउंटेबिलिटी में भी फर्स्ट अमंग द इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। अब वजीर आला पंजाब का ये बयान चूंकि मेरे इमरान खान की क्यों ना थोड़ी सी बात कर लें कि उनकी भी एक ऑफशोर कंपनी निकल आई, ऑफशोर कंपनी काउंटी खेल के बनाई थी उन्होंने। असल चीज ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की तरफ से एक गैर अखलाकी काम किया उन्होंने। ठीक है कि एक तो उन्होंने जो जवाब दिया कि मैं बरतानिया का शहरी नहीं था, 33 साल पहले बनाई। तो भाई अगर आप शहरी नहीं थे तो आप वहां फैसिलिटीज तो एंजॉय कर रहे थे ना, वहां रह रहे थे। ठीक है। आप उनके रोड्स, उनके पुलिसिंग, उनका हर तरह का जो जिस तरह के वो कॉमन सिटीजन को, उनके लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे थे। तो आपको चाहिए था कि फिर पैसे भी वहां से कमा रहे थे काउंटीज से, तो क्या आपको ये अखलाकी तौर पे नहीं बनता था कि आप वहां टैक्स देते? क्यों बनाई आपने ऑफशोर कंपनी? दूसरी बात यह है कि आपने अपना पैसा जो है वो पाकिस्तान लाने के बजाय आपने भी वहां रखा ऑफशोर कंपनीज बना के। ठीक है ना। पैसा आप उस वक्त लाए जब आपने शादी की, किसी मुल्क की मोहब्बत में नहीं आया। वो फ्लैट जो बेचा आपने, मतलब वो ऑफशोर कंपनी भी बेची तो आपने वही फ्लैट ले लिया, आपने भी वहां इन्वेस्टमेंट की। पैसा आप उस वक्त लाए जब आपकी शादी हुई और आपको एक बड़े घर की जरूरत महसूस हुई बनी गाला में। तो ये भी गैर अखलाकी है, मैं समझता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपका पैसा ठीक हो, प्राइम मिनिस्टर को भी बताना चाहिए कि उनका पैसा ठीक है या उनके बेटों में वो उन्होंने ही कमाया है, इसी तरह इमरान को भी बताना चाहिए। लेकिन ये इमरान के पार्ट से भी मैं समझता हूँ कि एक गैर अखलाकी चीज़ है, और ये फिर आपने इसको छुपाए रखा। जब ऑफशोर कंपनीज का मामला आया तो आपको सबसे पहले बताना चाहिए था कि ऑफशोर कंपनी तो मैंने भी बनाई है। मैं बात कर रहा था एसेट्स की, इमरान को ये कहना चाहिए था कि एसेट्स जो है वो ब्लैक है या वाइट है, ये इसका तस्वीर होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले अपने आप को कन्फेस करना चाहिए, ये नहीं था कि मीडिया के जरिए हो और फिर आप उसको आगे बढ़ाएं। तो ये मैं समझता हूँ ये भी बड़ा गैर अखलाकी है ऑन द पार्ट ऑफ इमरान खान कि एक तो उन्होंने पैसा जो कमाया उस पर वो कहते हैं जी मैं वहाँ का शहरी नहीं था, तो आप फैसिलिटीज़ तो एंजॉय कर रहे थे ना वहाँ, तो आपको टैक्स देना चाहिए था। दूसरा, आप पैसा उस वक्त तक नहीं लाए अपने मुल्क में जब तक कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बड़े घर में आपने शादी नहीं कर ली और फिर आपको मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े घर की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, और फिर आप जब आपने वो ख़रीदा, फिर आपने अपनी एक्स वाइफ के नाम से मतलब उन्होंने ख़रीद के दिया, फिर आपने फ्लैट बेचा, आपने उनको पैसे पे किए जो कि आप बताते हैं, तो फिर आप पैसा लेके आए। तो ये भी तो सोचने की बात है ना कि ये मुल्क जो है क्या इसीलिए है कि आप इसके ज़रिए फेम हासिल करें, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो हमारे या अपोजिशन के इमरान खान हो, आप इस मुल्क से फेम हासिल करें, आप इस मुल्क में पैसे बनाएं, इस मुल्क की वजह से पैसे कमाएं, चाहे कहीं भी कमाएं, चाहे सऊदी अरब में स्टील मिल लगा के कमाएं, बुनियाद तो इस मुल्क ने फराहम की ना, या लंदन में काउंटी खेल के कमाएं, और फिर आप इस मुल्क में पैसे लगाना पसंद ना करें और पैसे आप बाहर लगा दें, तो ये गैर अखलाकी है, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है, मैं एक मतलब आपकी थोड़ा सा इसमें करूँगा कि हमें अपने मीडिया में, मुझे चूँकि 25-26 साल हो गए हैं सहाफ़त के साथ मैं वाबस्ता हूँ, इन 25-26 सालों की बुनियाद पे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे कुछ सहाफ़ी तो बड़ी गैर जानिबदाराना अंदाज में चीज़ों को सामने ला रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएबल है। लेकिन कुछ लोग इस तरह पार्टी बने हुए हैं कि मुझे यूँ लगता है जैसे वो अपने अपने मफादात की
अपनी जात को, अपनी रिप्यूट को इन्वेस्ट करके एक अपने मफादात की ऑफशोर कंपनियां खोल के बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी, चाहे अगर ऐसी सहाफत भी है कहीं, तो उस पे भी जो है वो जरूर ये बात होनी चाहिए और उसका भी एहतसाब होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो एहतसाब से बाला नहीं है, मैं ये समझता हूँ। चाहे वो, चूंकि मैं सहाफत से वाबस्ता हूँ इसलिए मैंने बात सहाफत की भी की कि हम लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब जब बात एहतसाब की हो रही है, वज़ीर आला का इस हवाले से एक बयान है, वो मैं जरूर शामिल करना चाहूंगी। शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि मेरे सामने एक खबर आई, इख्तिलाफात, राजा रियाज ने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में शमूलियत की तस्दीक कर दी। ये क्या मामला है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों? ये बड़े सवालात उठे। राजा रियाज साहब से कोशिश भी की कि राब्ता किया जाए किसी तरह से। देखिए, राजा रियाज साहब अपने पार्टी लीडरशिप के बड़े ब्लू आइड थे, उनको सीनियर वजीर बनाया, यानी पार्टी के करता धरता जब शहबाज शरीफ के साथ कैबिनेट में शामिल थे तो वो एक तरह का उनको बनाया गया। जरदारी साहब ने बड़े करीबी रिलेशंस थे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी जब सूरत हाल पैदा होती है तो यकीनन फिर आपको आंसरेबल भी होना चाहिए कि जब आप देखें कि आपकी पार्टी तो अब वो नहीं रही, उसका मकाम और मर्तबा वो नहीं रहा आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में या आपके लोगों में, वो डाउन ट्रैक पे है। हाँ, वोट बैंक तकसीम हो रहा है, आपकी पार्टी पॉपुलैरिटी के एतबार से डाउन ट्रैक पे है। तो आप पहले तो कुछ नाराज़गी अख्तियार करें, अलहदगी अख्तियार करें, खामोशी, और फिर पार्टी बदल लें। तो मेरा ख्याल है जो जिन पार्टियों में ये लोग जाते हैं उन पार्टी सुप्रीमोस को भी जो ये दावे करते हैं, ये भी एक गैर अखलाकी चीज़ है कि अगर आप उनको प्रोब ना करें। इससे पहले भी एक मिसाल है, अशरफ सोना साहब भी एक वजीर थे पीपल्स पार्टी के, वो भी शामिल, और भी मिसालें हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये गलत लोग हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर आपने यू हैव पुट योर लॉट इन एक पार्टी में, आपने पूरा अपना आपको किया हुआ है और वहां से बेनिफिट्स भी लिए हैं, वजारत ली है, वो एक बेनिफिट ही है इस दौर में। तो आप उसके बाद जब स्विच ओवर करते हैं तो यकीनन जो लेने वाले हैं, आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं पार्टीज में, उनको भी जरूर ये पूछना चाहिए कि भाई ये क्यों, अगर आप ये हैं तो कल को वो भी हो सकते हैं और फिर वो भी होंगी। आपको कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन इस चीज कोई ना कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन या फिर एक नई पार्टी बना लेनी चाहिए। इस पे मैं जरूर बात करूंगी। आपको अवाम की अदालत में देखिए, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि उन लोगों का भी फर्ज है जो आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग में आप जा रहे हैं तहरीक इंसाफ से, या तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग में जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी आपके किसी भी एक्शन के लिए सॉलिड किस्म की, या कि व्हाई यू आर ज्वाइनिंग अस एंड व्हाई यू आर लीविंग दैट पार्टी, एक वक्त में जिसमें आपने पूरी अपनी लॉट, उसमें आपने पूरा अपना सेल्फ को उसमें इन्वॉल्व किया, इंडल्ज किया, और कई आपको उन्होंने फायदे भी दिए हैं, वजारत, सीनियर वजारत दी है। तो वाई यू आर, अब आपकी पार्टी पे एक खजा का दौर है, तो वाई यू आर स्विचिंग ओवर, वाई यू आर ज्वाइनिंग अस, आपने क्या कोई सॉलिड रीजन दें, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। एक बंदे के आने से क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप इसी तरह क्लियरेंस सेल लगा लेंगे पार्टियों के अंदर तो फिर तो कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर तो सिर्फ चेहरों का फर्क रह जाएगा कि ये फलां साहब है, ये फलां साहब है। और फिर इमरान खान साहब का वो नारा कि जी हमें सिर्फ चेहरे नहीं बदलने हैं, सिस्टम बदलना है और निजाम में तब्दीली लानी है, उसके हवाले से जरूर बात करूंगी। निजाम जो है वो निजामदीन बन के रहेगा, निजामदीन बनेगा। मियां चन्नू से बात कर रहे हैं, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बात यह है कि ये जो है पार्लियामेंट, अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ या कोई और गिल्टी होता है, क्या उसको वो सजा दे सकते हैं? तो उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि उनको वो सजा देने के लिए? दूसरी चीज है कि हमारा सेनेट, ये एतजाज हसन एंड कंपनी जो काम कर रहे हैं, ये भी तो 5 साल लगा कर गए हैं ना, इन्होंने उस वक्त क्या किया? दूसरे हमारे सेनेट का चेयरमैन है जो रजा रुबानी साहब, वो वदा कता से या हेयर स्टाइल से वो लगते हैं किसी इस्लामी मुल्क के चेयरमैन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का याकूब साहब। आपके सवालात और आराम हम तक पहुंच गए। सियासतदानों के रवैये से ना वैसे हमेशा ही अवाम नाराज दिखाई दी है, इसकी क्या वजह है? लेकिन जलसे जुलूस होते हैं तो मैदान तो खूब सजे हुए होते हैं और भरते भी हैं। एक मिसकंसेप्शन है कि शायद ये कमीशन जो है वो सजा दे सकेगा। ये कमीशन भी सजा नहीं दे सकेगा, ये सिर्फ पॉइंट आउट करेगा। अगर चीफ जस्टिस और उनकी सरबराही में कमीशन बनता है तो आपका क्या ख्याल है कि वो कोई पेनल्टी उसको, मतलब नहीं, वो कोई अदालत नहीं है, वो एक कमीशन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाओ। हाँ, वो आपको सजा देने का उसके पास कोई वो नहीं है अख्तियार, उसके लिए भी फिर आपको उसकी बुनियाद के ऊपर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप पार्लियामेंट का कमीशन बना लें, वो आपको करे कि किसी को भी, चाहे वो एतजाज हो या कोई भी हो, प्रॉप करे, जज करे और प्राइम मिनिस्टर हो, और फिर वो एक तो ये होगा कि देखें
जब पार्लियामेंट का कमीशन है, इसलिए हम कहते हैं कि आप अपने इदारे की तरफ देखें ना। आप हमें कहते हैं कि जी पार्लियामेंट को सुप्रीम है, पार्लियामेंट की सैंक्टिटी का ख्याल करें, पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ये सब पिछले दिनों आपने बहस चलाई रखी कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा सुप्रीम है। आपको याद होगा जब इफ्तिखार चौधरी और जरदारी वर्सेस जो है एक बड़ी डिबेट चलती थी। तो ये अगर इतनी सुप्रीम है, अगर ये इतनी सैंक्टिटी का इसका ख्याल है, अगर इतनी रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है, तो 442 में से एक बंदा तो ऐसा पैदा करें जिस पर सारे कंसेंसस करें, उसको इख्तियारात दें और वो आपको प्रॉप करे। बिल्कुल ठीक है ना, वो कमीशन बनाए, वो उसको मतलब उसको सारा एडमिनिस्ट्रेशन आप दें। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें बताएं, हम क्यों सारी रिस्पेक्ट जो है वो आवाम के लिए, आपके लिए और मेरे लिए ही है कि हम इदारों की करें। दुरुस्त। एक कॉलर है हमारे साथ, जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है जी कि ये पनामा लीक जो इशू है, इसमें तो हुकूमत का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही करप्ट आदमी है, इमरान खान या उसके चंद साथी, और ये बादशाह सलामत जो हैं, मुगल आजम जो हैं, मुगल आला जो हैं, ये लोग सब बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए हैं दूध के। बात यह है कि इसी इशू में जो इकोनॉमी है उसका बिल्कुल सरफे नजर हो गई है, अंडर द कारपेट चली गई है। जो कुछ तबाही इकोनॉमी से हो रही है, गरीब आदमी की इकोनॉमी से हो रही है। अभी देखें बजट में इन्होंने हजारों खरबों रुपए के टैक्स लगा देने, किस पे लगेंगे? गरीबों पे। 8 खरब के जब रेवेन्यूज आते थे तो पाकिस्तान वॉज मच बेटर ऑफ, सैकड़ों हजारों गुना बेहतर था। अब 36 खरब के ये जो रेवेन्यू है उससे बदतरीन आपकी जो है इकोनॉमी हो गई है। और उसका क्या कि करप्शन बढ़ रही है। अब फिर ये हर साल, मैं आपको मुद्दतों से कह रहा हूं कि ये हर साल पेंशनें बढ़ाएंगे, हर साल ये तनख्वाहें बढ़ाएंगे करप्ट लोगों की, और करप्शन बढ़ाते हैं क्योंकि वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वोटिंग की। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जमाल साहब, आपके सवालात भी आराम भी हम तक पहुंचे। दिलावर साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि पार्लियामान इटसेल्फ एक इदारा है और बहुत बाइख्तियार इदारा है। अगर ये खुद अपने हुदूदों का यूथ का तयन करते हुए इस तरह के एहतसाब के अमल को शुरू कर देता है, लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि क्या ये आपकी और हमारी कहने की बात है, हमारे सोचने की बात है, एक आइडियल स्टेट का ख्वाब है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, आइडियलिज्म की। तो क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या फिर इसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, या अब आपको लगता है कि अदालत के जवाब के बाद हमारे पास अब ये एक हल रह गया है और हालात इस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें, बात ये है कि ये आइडियलिज्म नहीं है, सिर्फ एक देखें अच्छा ख्वाब तो हम हमेशा उसके एडवोकेट रहे हैं ना, कि आप पहले एक अच्छा ख्वाब देखें, चाहे सोती आंखों से देखें, जागती आंखों, लेकिन उस पर अमल के लिए फिर अपने आप को वक्फ कर दें। ठीक है ना, वो तो एक हमारी एक थ्योरी है ही जो हम गाहे बगाहे पेश करते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये इट इज ए प्रैक्टिस विच इज गोइंग ऑन। जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, कैमरॉन जो है वो किसी जुडिशियल कमीशन के सामने नहीं पेश हुआ, वो पार्लियामेंट्री कमीशन के सामने पेश हुआ। माइंड इट, मतलब इसको समझें। तो आप मतलब बात ये है कि ये देखें ना, अब मैं अगर बालिग हूं और मैं समझता हूं कि मैं अब अपने फैसले खुद कर सकता हूं, तो फिर भी मैं अपने फैसले किसी और से करवाऊं तो फिर लोग मुझे इमेच्योर समझेंगे ना। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इदारों को देखें ना, कि अगर आप समझते हैं कि ये सुप्रीम है, ये रिस्पेक्टेबल है, जो कि है, होना चाहिए, तो फिर इसके अपने फैसले भी अपने इदारे तक करवाएं। ये नहीं है कि आप ये कहें जी कि आपका कोई और इदारा आके कर जाए, कोई और कर जाए। ठीक है ना, आप अपने इदारे को, जो कि पार्लियामेंट है, जो आपका हल्का इंतखाब है, जिसने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, आप भी, और जिसने आपको अपोजिशन लीडर बनाया है, या जिसने भी आपको जो कुछ बनाया है, पार्लियामानी लीडर बनाया है, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग करें, लोगों के अंदर उसका ट्रस्ट इतना डेवलप करें कि लोग कहें वाकई ये बात है। वरना देखें, आइडियल तो कोई इदारा नहीं रहा यहाँ हमारी, मतलब अगर तारीख देखी जाए तो बहुत सारी शिकायत तो अदलिया से भी है। वैसे माजरत के साथ अब तो आइडियल्स भी नहीं रहे। हाँ, वही ना, तो इसलिए बिल्कुल सही बात की। तो मतलब किसी माशरे को आगे बढ़ने के लिए आइडियल्स का होना भी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल सही बात, जिनको आप फॉलो करते हैं, रोल मॉडल होते हैं। बिल्कुल। तो इरफाना, बात यह है कि अगर आप मतलब उस पर, मैं कहता हूँ जज तो 17 होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, तो पार्लियामेंट में तो 442 लोग होते हैं, 342 कौमी असेंबली में, 100 सेनेट में। तो 442 में भी कोई ऐसा बंदा नहीं कि हाँ यार ये हमारा एहतसाब कर सकता है। ठीक है ना, हाँ ये ऐसा है कि जिस पर अवाम भी मुतमईन होंगे। ठीक है ना, इसकी जो बड़ी इंटेग्रिटी वाला आदमी है और लोगों में भी इसकी वेल रिप्यूटेड है। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी ये भी तो अपनी जगह पॉइंट ऑफ पॉन्डर है। फिर ऐसे इदारों
पर अवाम का ट्रस्ट कैसे होगा? आपको पता है जब तक जमहूरियत में पार्लियामेंट पे अवाम का ट्रस्ट ना हो वो जमहूरियत मजबूत नहीं होती। वहां नॉन पॉलिटिकल लोग ही जो है वो पॉपुलर रहते हैं, जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है। ठीक है ना? पिछले 8 साल से अगर आप मुशर्रफ एरा को सेमी जमहूरियत मान लें, जमहूरियत ना माने जो उनके दौर में पार्लियामेंट थी, तो 8 साल से तो यहाँ है ना जमहूरियत मुकम्मल। ठीक है ना? बिल्कुल जमहूरी लोग हैं, सिविल लोग हैं, कोई सिविलियन सिविलियन मिलिट्री मैं अपनी बात जरा सिविलियन मिलिट्री मिक्सअप नहीं है। ठीक है ना? टोटल है। लेकिन आप 8 साल की तारीख उठा के देख लें, 8 साल नहीं तो 7.5 साल यहाँ आपको नॉन पॉलिटिकल लोग ज्यादा पॉपुलर नजर आएंगे। कभी इफ्तिखार चौधरी तो कभी जनरल राहील, कभी ये। ठीक है ना? तो ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है, ये पॉइंट टू पॉन्डर है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एज इट इज। पनामा लीक्स का क्या बनता है क्या नहीं बनता, या फलां लीक्स का या फलां क्या होता है, वो भी बनना चाहिए जो बना, इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक पॉइंट टू पॉन्डर है ना, इसका क्या करेंगे? क्यों है ये इस तरह? अगर इस तरह है तो कौन जिम्मेदार है? कौन ये कर रहा है? कौन ये सब कुछ जो है वो मतलब ये नहीं होने देता? कौन? देखें, हमेशा आमरों को ये नसीहत की जाती रही कि आप यूनिफॉर्म ना उतारें, ज़िया-उल हक को भी, अयूब खान को भी। ठीक है ना? मुशर्रफ के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने यूनिफॉर्म उतारी, वो कमजोर पड़ गए, क्योंकि उनका हल्का इंतखाब यूनिफॉर्म होती है। ठीक है? इसी तरह जो सिविलियन पॉलिटिशियन होते हैं उनका हल्का इंतखाब अवाम में पॉपुलैरिटी होती है, अवाम का कॉन्फिडेंस होता है। अगर ये उतर जाए तो समझे वो फिर वीक हो जाते हैं। तो ये लोग जो हमारे पॉलिटिशियन है, इन्होंने अपना कॉन्फिडेंस शायद लूज किया है, ट्रस्ट लूज किया है, जिसकी वजह से नॉन पॉलिटिकल लोग ज्यादा पॉपुलर रहे हैं यहाँ पे, या होते रहे हैं। पॉलिटिकल अदवार में, प्योर डेमोक्रेटिक अदवार में नॉन पॉलिटिकल लोगों का पॉपुलर होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल मैं आपसे ये जरूर करना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं आम आदमी से और उसकी हम राय लेना चाहते हैं कि आपको क्या लगा कि 5 साल एक हुकूमत ने पूरे किए, 3 साल एक हुकूमत को हो गए, आप इन 8 सालों में क्या प्रोग्रेस देखते हैं? तो वो यही कहते हैं कि हम तो पिस गए, हमारे लिए तो किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया। जलसे जुलूसों में इतने लोग कहाँ से आ जाते हैं? जब जलसे जुलूस होते हैं किसी भी जमात को उठा के देखिए, वहां पर हामियान की इतनी बड़ी तादाद होती है। बात ये है कि चीजों ने आगे बढ़ना होता है हमेशा। ठीक है ना? बाज़-औक़ात ये होता है कि हम फोर्स ही करते हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ किताबें पढ़ा करें, तारीख पढ़ा करें। जितना आप पीछे पढ़ते हैं, पीछे देख सकते हैं, किसी ने कहा था फिलोसफर ने, उतना ही आप में एक कैपेबिलिटी पैदा होती है कि आप आगे देख सकते हैं। ठीक है ना? तो एक तो ये है कि चीजों ने आगे तो बढ़ना होता है, से जुड़े रहना आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर साबित होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप उतना ही फोर्स ही कर सकते हैं। एक बात तो ये, खैर ये तो एक बात थी, मैं ये कहता हूँ कि चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है ना? और अगर आप एक सिस्टम के तहत बढ़ाएं तो वो सिस्टम वक्त के साथ साथ उसने स्ट्रॉन्ग तो होना है अगर चलता रहे। ठीक है ना? अगर वन मैन शो है तो फिर आप कोई सिस्टम नहीं बना पाएंगे। फर्क ये है, जिसकी वजह से हम जमहूरियत की ज्यादा हामी है, जमहूरियत की बात करते हैं। ये वो जमहूरियत नहीं है, ये वो ख्वाब नहीं है जो हम देख रहे हैं। ठीक है ना? जिसकी बात करते हैं, ये दाग दाग उजाला, जो फैज ने कहा, ये दाग दाग उजाला, लेकिन मानते हैं अवाम, ठीक कहते हैं। लेकिन जब आप एक सिस्टम के तहत आप ये फैसला करते हैं ना कि वन मैन कैन नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग। ठीक है ना? वो कैपेबल ही नहीं है, एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए लेट द सिस्टम बी इंट्रोड्यूस्ड, एक सिस्टम के तहत चलते हैं, उसमें भी वन मैन शो क्रिएट हो जाते हैं, आमरीयतें बन जाती हैं, इस तरह के रवैये बन जाते हैं। ठीक है ना? लेकिन वो होता सिस्टम है, वो सिस्टम आगे जरूर बढ़ता है। और उसके आप देख रहे हैं, उसके समरात आप ये देख रहे हैं कि बहरहाल जो मतलब लोग इस बात से भी हर वक्त अब पॉलिटिशियंस को ये ख्याल रहता है, पीपल्स पार्टी की मिसाल सामने रख के, कि हम एलिमिनेट ना हो जाएं, लोगों में अनपॉपुलर ना हो जाएं। अब वो नहीं है कि जो मर्जी कर जाओ यार, आप कोई मसला नहीं होगा। हाँ, अब ये 8 साल में इतना एक जरूर एक कॉन्शियसनेस पैदा हुई है पॉलिटिशियंस में भी, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों में भी पैदा हुई है। ठीक है ना? लोग भी आगे बढ़े हैं। तो ये चीज़ें जो है ये एक अच्छी मतलब आगाज है। लेकिन आपको मैंने बताया ना, देखें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक पौधा लगाते हैं फलदार, तो क्या अगले दिन आपका फल ले सकते हैं उसका? इट विल टेक ईयर्स, टाइम लगेगा उसको। आप रोज फल पानी देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, फिर वो इस काबिल होगा, मौसमियाती तगय्युरात से बचाएंगे, बड़ा कुछ करेंगे, खादें डालेंगे, फिर वो इस काबिल होगा
कई महीनों और सालों के बाद कि आप उसका फल खाएं। सही। काट दें, कितनी देर लगेगी? बिल्कुल ठीक। 1 घंटा। या उस पे तवज्जो देना बंद कर देंगे, बस लगा दिया आपका काम पूरा मैं कहता हो हूँ गया। काट दें, सिस्टम खत्म। एक तो चीजों को तबाह करने में बहुत कम टाइम लगता है, चीजों को बनाने में लगता है। आप जितनी देर में हमने चीजें तबाह की हैं, हम अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उतनी देर में वो बन जाए, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। ठीक है ना? सिस्टम जो है, अब फिर मैं मिसाल दूंगा, फिर आप कहेंगे कि फिर बरतानिया की तरफ चला गया। 1215 में शुरू हुआ मैग्ना कार्टा राइट्स का हसूल। मैग्ना कार्टा की बुनियाद रखी गई, बादशाह से साइन करवाए गए 1215 में गालबन। ठीक है ना? और अभी तक वो ये कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैग्ना कार्टा इज स्टिल गोइंग ऑन। क्या हो गया? 2016 आ गया है। बिल्कुल ठीक है। कितना लंबा सफर तय करके वो कहते हैं कि अभी भी इट्स नॉट कंप्लीटेड, इट्स नॉट ऑल ओवर, अभी खत्म नहीं हुआ। द प्रोसेस ऑफ गिविंग राइट्स टू द मैसेज इज स्टिल गोइंग ऑन, मैग्ना कार्टा इज स्टिल ऑन, आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो ये बात है, इस चीज को समझने की जरूरत है कि चीजों को बनाने के लिए, चीजों को आप कुछ भी देख लें। आपको एक मिसाल दी है मैंने दरख्त की, इसको किसी भी पे अप्लाई कर लें। ठीक है? इट्स ए यूनिवर्सल एक मैसेज है, इट्स ए यूनिवर्सल फिनोमेना है कि चीजों को बनाने में टाइम लगता है। शॉर्ट साइटेड ना हो, आप क्या करेंगे? देखें, शॉर्ट साइटेड आप अभी एक लें कुछ चीजें, आप घर बनाएं, घरौंदा बच्चों के लिए डिजाइन करें। ठीक है ना? बच्चों का जिस तरह वो किया जाता है, तो आपको वो अच्छा ना लगे, थोड़ा सा आप फेड अप हो, एकदम हाथ मारे वो टूट जाएगा, लेकिन उसको बनाने में आपको कई घंटे लगेंगे। ठीक है ना? और दोबारा फिर आपको तो फेड अप नहीं होना, उसको बीच में नहीं छोड़ना उस घरौंदे को, उसको मुकम्मल करें, उसको एक शेप दें, उसमें चाहे हमारी नस्ल, ठीक है ना, हमारी नस्ल की कुर्बानी हो जाए, आने वाली नस्ल। देखें अपना कल कौमों में इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होती, जहां इंडिविजुअल अप्रोच होती है वहां कौम नहीं होती। ठीक है ना? जहां इंडिविजुअल अप्रोच बढ़ जाए वहां कौम नहीं रहती, तो जहां कौम होती है वहां इंडिविजुअल अप्रोच कम होती है। ठीक है ना? वो उससे हमेशा कम रखी जाती है, जो कौम की एक कौमी सोच, कौमी बेनिफिट, कौमी। ठीक है? चीन ने कैसे तरक्की की है, इसी तरह की। अभी बहुत कुछ करना है चीन को, अभी वो बहुत सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं, उनको इनोवेशन लेके आनी है। एक सवाल मेरा ये कि अगर आपने इंडिविजुअल्स को इतना बाइख्तियार बना दिया, उनको इतना उनकी जिंदगी पुरसुकून दे दी कि उनके पास अब कौमी मुफादात के लिए सोचने के लिए वक्त बाकी बच गया, तो क्या ये चीज़ कहीं ना कहीं कौम की तरक्की का सबब बनती है? अगर हम अपना कंपैरिजन करें, एक कौम क्यों नहीं बन सके, तो शायद कहीं ना कहीं हम रोटी रोजी के मसाइल से ही नहीं निकल पाए। हमारा आम आदमी सिर्फ रोटी के चक्कर में सुबह से शाम तक ख्वार हो रहा है। देखें, उसके पास ये सोचने के लिए वक्त नहीं है कि मुल्क का क्या होगा। एक चीज होती है जिसको कहते हैं कंपैरेटिव जर्नलिज्म। सही। ठीक है ना? हम कंपेयर करते हैं कि स्टेट्स में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, फिर पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, सऊदी अरब में क्या हो रहा है, गल्फ में क्या हो रहा है। ठीक है ना? और किस तरह के चीज़ें जो है हम इंट्रोड्यूस करवाएं। ठीक है ना? इसी तरह पहली बात ये है कि हम ये अभी वर्डिक्ट ना दें कि हम एक कौम नहीं बन सके। ठीक है? 69-70 साल का अभी पीरियड है, तो एक शख्स की जिंदगी है इतनी एवरेज। ठीक है ना? तो एक कौम की जिंदगी अगर आप देखें, मैंने मिसाल दी 800 साल से वो दे आर गोइंग ऑन। बिल्कुल। रोजी रोटी का चक्कर, ये बातें मेरे सामने ना किया करें। अच्छा, ठीक है? तो इसलिए कि जब ब्रिटिश ने ये काम शुरू किया, वो हमसे ज्यादा रोजी रोटी के चक्कर में थे। उनका इवन 15वीं 16वीं सदी में उनकी एवरेज उम्र जो है वो 37 साल थी। इस तरह वो मेल न्यूट्रिशन, रोटी की कमी, खुराक की कमी, अद्वियात की कमी, वसाइल की कमी का शिकार थे कि 36-37 साल औसत उम्र थी। हमारे मुल्क में तो अब फिर भी 60 साल के करीब हो गई है औसत उम्र। तो वो इतने मेल न्यूट्रिशन का शिकार थे। अब आप किसी चीज को देखें, मिसाल ही लेनी है ना, कौम बनना है ना, तो फिर वो लोग जो थे जो हमसे ज्यादा रोजी रोटी के चक्कर में पड़े हुए थे, जिनको ज्यादा पीसा जा रहा था, जिनको उनके फ्यूडल लॉर्ड्स पीस रहे थे, उनके किंग्स पीस रहे थे, उनकी क्वींस पीस रही थी, सबको। फ्रांस में क्या हो रहा था, इनकलाब कैसे आया? ठीक है ना? कि सारे टैक्सेस जो है वो गरीबों पे लगा दिए गए। आपकी क्लर्जी कोई टैक्स नहीं देती थी, आपके बड़े लोग कोई टैक्स नहीं देते थे, आपके किंग्स मैन कोई टैक्स नहीं देते थे, किंग्स जो किंग्स के थे वो कोई टैक्स नहीं देते थे। तो ये तो होता है। तो क्या अगर कोई हमारे साथ नाइंसाफी करे, तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि भाई हम रोजी रोटी के चक्कर में हमें और पीस लो?
ठीक है कि हम अपने हक के लिए खड़े होंगे और हम इस कौम ने देखिए ये कौम खड़ी हुई है। भुट्टो के दौर में जब इस कौम ने इंटीरियर सिंध के लोगों ने या बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स के तहत जिंदगी गुजारने वाले लोगों ने फैसला किया कि वोट भुट्टो को देना है, तो कई फ्यूडल लॉर्ड्स भुट्टो के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने उनको क्या कहा, एक मुहावरा मशहूर है ना कि साई जान आपकी वोट भुट्टो का। बिल्कुल ठीक है। तो कौम को इसी तरह के एक मोटिवेशन की जरूरत है। कौम को ये ना बताएं कि रोजी रोटी, देखें हमें कौम को ये बताना है, मिसालें मौजूद हैं, ये कोई ख्वाब खाली महज ख्वाब दिखा रहे। बरतानिया की मिसाल दे दी आपको इतनी बड़ी, ठीक है, आज वो कौम अगर बनी है तो वो भी बड़ी तरक्की याफ्ता लोगों की मिसाल, फ्रांस की मिसाल दे दी आपको, ठीक है, फिर आपको अपने मुल्क की भी मिसाल दे दी कि यहाँ भी ये चेंज आया है, ठीक है ना। उसके बाद सिस्टम कोलैप्स करवा दिया गया या हो गया, वो आगे नहीं बढ़ सका। सस्टेन भुट्टो के रूल में बड़ी खामियां होगी और होती भी, लेकिन वो सिस्टम अगर चलता रहता तो आज हम भी किसी एक बड़े अच्छे मोड़ पे होते, बड़े अच्छे, ठीक है ना। यहाँ नेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा एक्ट करती है, बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती है, और ये हुआ, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इस सिस्टम को चलने दें। आपके देखें, आपके जिन इदारों में सिस्टम, हम फौज की मिसाल देते हैं, वहाँ एक सिस्टम चल रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि लोगों को सजाएं दी हों, वहाँ पे ये करप्शन के मामला को हैंडल किया जाता है साथ साथ, कोई मर्सी नहीं है, सिस्टम है। तो आज वो इदारा मिसाल हम देते हैं उसको। बिल्कुल ठीक हो गया। रामचंद्र साहब, आपने कहा था कि रोजी रोटी की बात नहीं करनी आपके सामने, लेकिन अब ये तय हुआ कि आज के बाद रोजी रोटी की बात जरूर की जाएगी ताकि एक मोटिवेशन मिल सके कि रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाली कौम भी एक कौम बनती है और वो फिर जाकर रोजी रोटी की बात करें, लेकिन उसको बेस बना के ये नहीं कहा जा सकता कि हम कुछ नहीं कहते, तो वो एक पॉजिटिव हमें जो है जरूर मिलेगा। और अब ये तय हो गया कि रोजी रोटी की बात जरूर होगी। रोजी रोटी बड़ी जरूरी है, मैंने अभी खुद नाश्ता भी करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अदालती कमीशन के हवाले से शहबाज शरीफ का बयान, जो एक चीज मैं आपसे थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी क्योंकि वक्त भी कम है और मुझे अशरफ गनी का एक बयान शामिल करना है। अदालती कमीशन के लिए खत का जवाब आ गया, विफाकी हुकूमत मजीद इकदाम करेगी। इस मामले पर पॉइंट स्कोरिंग या गेम खेलना वक्त का ज़िया, इंतहाई अफसोसनाक बात होगी, हालात बदलना हमारे हाथ में है। ये जो एक छोटा सा नुक्ता है, इस पर जरूर बात कीजिएगा। हालात बदलना हमारे हाथ में है। बिल्कुल, हालात बदलना हमारे हाथ में है। शहबाज शरीफ साहब की मैं थोड़ी रिस्पेक्ट ज्यादा करता हूँ कंपैरेटिवली, इसलिए कि वो अपने मुल्क में सरमायाकारी करते हैं, वो अगर कहते हैं तो करते भी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह हालात बदलना वाकई हमारे हाथ में है। हम अपने मुल्क को तवज्जो का मरकज़ बनाएं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ मतलब अगर हम जो है वो जैसे कि सिराजुल हक साहब कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन या हुक्मरान ऐसे परिंदे हैं जो दाना तो यहाँ चुगते हैं और अंडे कहीं और जाके दे देते हैं, तो इस तरह का रवैया छोड़ें। तो ये बिल्कुल हमारे हाथ में है, सारा कुछ हमारे हाथ में। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जानिब से गैर एलानिया जंग का सामना है, अफगानिस्तान गैर मुल्की जंगजुओं की सरजमीन बन गया है, ये कहना है अशरफ गनी का, क्या कहते हैं स्टेटमेंट? देखें, बात यह है कि अगर अफगानिस्तान गैर मुल्की जंगजुओं की सरजमीन बन गया है तो अशरफ गनी साहब थोड़ी सी हिम्मत करें। जॉन कैरी आते रहते हैं, उन्हें पूछें भी 15 साल में आपने यहाँ क्या किया। ठीक, आपने ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया, इतने अरबों खरबों डॉलर लगाए, इतने लोग मार दिए, खुद अपने भी मरवाए, सारा कुछ किया, तो आज ये फिर ये सरजमीन बना हुआ है। क्या इसका सारा ऑनर्स पाकिस्तान पे जाता है जिसने सारा का सारा मतलब आप एक वो कहते हैं ना कि पानी हमेशा निचली सतह की तरफ जाता है ऊपर, तो आप पहले उनसे तो सवाल लें जो 56 मुल्कों का असला फौज लेके आपके मुल्क पे हमलावर हुए थे और सारा कुछ किया, और आप इंडिया को जिस तरह आपने वहां पे कैपिचुलेट किया हुआ है अपने आप को, इंडिया के लिए इतनी फैसिलिटीज दी हुई हैं, उनसे भी पूछें कि भाई आपका काम यहाँ बैठ के सिर्फ प्रॉक्सी वॉर लड़ना ही रह गया। मतलब जिसका मुंह उठता है वो उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। मेरा ख्याल है अब ये वक्त आ गया कि इनको शट अप कॉल दी जाए, बहुत देख लिया, ठीक है ना, और इनको इनके अंदाज में जवाब दिया जाए और ये पूछा जाए कि आप में इतनी हिम्मत है कि 15 साल ऑपरेशन जो नेटो ने किया, अमेरिकन लेड फोर्सेस ने, वहां आप ISAF और सब आप उनसे पूछ सके कि भाई ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि आपकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों का हाल ये है कि आप हमारे कई जो कल्प्रेट्स हैं, आपने वहाँ उनको एक तरह का मतलब बड़ी सेंचुरीज फराहम कर खुद नहीं की होंगी, लेकिन आपकी नालायकी नाहली की वजह से है और अमेरिकन की वजह से है। हमें भी नहीं पूछना चाहिए। आप आ जाके ये कहते हैं हक्कानी नेटवर्क पे ये करें वो करें, हम तो कह रहे हैं कि देयर इज नो गुड एंड बैड,
कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं है और हम कर भी रहे हैं, हमारी पाक फोर्सेस कर रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अब आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में तशरीफ आए बहुत शुक्रिया दिलावर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा और इस मैसेज के साथ कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हमारे लिए 2 मरहले हैं जिन्हें हमें तय करना होगा। पहले हमें एक कौम का अच्छा फर्द बनना होगा और उसके बाद इस कौम को हमें एक मिल्लत में तब्दील करना होगा। और जब तक ये कौम मिल्लत नहीं बनती है और एक फ़र्द अपनी कौम के लिए फ़र्द वाहिद से निकलकर एक कौम की हैसियत इख्तियार नहीं कर लेता है, हमारी जद्दोजहद मुकम्मल नहीं होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।